जानकारी आप लोग को बताने वाला हूं। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आप एएनएम 10,700 के काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे हो, चाहे ईसीजी के लिए वेट कर रहे हो, एक्सरा के लिए वेट कर रहे हो, ओटी के लिए वेट कर रहे हो, और साथ में जो कि नर्सिंग के लिए यहाँ पर वेट कर रहे हो, सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि मेन मुद्दे होते हैं जिससे कि काउंसलिंग में आप लोग का फॉर्म को रिजेक्ट किया जाता है भी है कुछ कारण से। तो वो क्या क्या कारण है जो कि आपको काउंसलिंग के समय में आपको सावधानी बरतना है, कंप्लीट जानकारी बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही में जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और आप सभी को डिटेल्स में जानकारी देते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरुआत में ही आप लोग को जानकारी दे देना चाहता हूं, आप लोग के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो ओटी हो, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग अब सभी का जल्द से जल्द ही होने वाला है। काउंसलिंग में भी आप लोग का कुछ इसी प्रकार से सूचना निकाले जाएंगे और उसको आपको पढ़ करके यही जानकारी प्राप्त होगा। उससे पहले आपको ही मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीजें होता है जो कि काउंसलिंग में आपको रखना होता है, क्योंकि यहां पर बीटीएससी में पहले बता देना चाहता हूं, बीटीएससी स्वतंत्र है। अगर उनको लगता है कि आपका फॉर्म रद्द होना चाहिए तो वो कोई भी आपको रीजन नहीं देंगे और आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा बात लिखा भी गया है, किन कारणों से यहां पर रद्द होता है फॉर्म, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट का सूचना है, यानी कि जो अभी के समय में नए बदलाव हुए हैं, कुछ यहां पर बदलाव होते रहते हैं, आपको पता होगा नियमों में, उन बदलावों को ये लेकर के ये अपडेट है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी यहां पर देख सकते हो 2/6/2023 के डेट में ये जारी किया गया है। हालांकि ये पद जारी किया गया विज्ञापन संख्या 8/2022 प्राचार्य के पद पर, लेकिन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण आदेश या फिर आपके निर्देश दिए गए हैं जो आप लोग को समझना है। सबसे पहले दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स को ये घबराहट है, जैसे कि अभी ईसीजी, ओटी, जो भी एक्सरे वाले हैं, उन सभी को अभी लग रहा है कि डायरेक्ट काउंसलिंग होगा। जी नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपका स्क्रूटनी होगा, क्योंकि आप लोग का अभी स्क्रूटनी नहीं हुआ है। स्क्रूटनी के पश्चात ही यहाँ पर काउंसलिंग आयोजित होते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इनका आप देखिए, अब एएनएम का आपको पता होगा स्क्रूटनी हो चुका है, लेकिन एएनएम का काउंसलिंग अब जल्द से जल्द आने वाला है, तो एएनएम भी यहाँ से एकदम अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं ये काउंसलिंग कॉल लेटर क्या होता है, और काउंसलिंग कॉल लेटर से क्या क्या चीजें होते हैं, उसे कितना डॉक्यूमेंट्स को ले जाना चाहिए, काउंसलिंग कॉल लेटर को या टू कॉपी कितना कराना चाहिए, कंप्लीट बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, काउंसलिंग कॉल लेटर जब आप लोग का काउंसलिंग लिस्ट जारी होंगे, उसी समय में आपको डाउनलोड करना होता है, जो कि आप लोग का, आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर डाल करके और जन्म तिथि डाल करके आप यहाँ पर एक ओटीपी आएगा और उसे लॉगिन कीजिएगा, तो आपका काउंसलिंग कॉल लेटर है और जो चेक लिस्ट है जिसमें कि आपका अंक प्रमाण पत्र का सत्यापन होता है, वो डाउनलोड किया जा सकता है। और आप लोग में जो भी लोग का काउंसलिंग में नाम आएगा, उन्हीं लोग को ये डाउनलोड भी होगा। ये बात नहीं है कि सभी लोग, जो भी लोग आवेदन किए होंगे उन सभी का डाउनलोड होगा, जो लोगों को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा उन्हीं लोग को ये डाउनलोड होगा। इसके बाद दोस्तों क्या बताया गया है, यहाँ पर एक बात स्पष्ट रूप से समझाया गया कि काउंसलिंग कॉल लेटर के बिना आप लोग को काउंसलिंग हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि एक तरीके से आप बोलिए, जैसा कि एडमिट कार्ड होता है, एग्जाम में आप लोग के लिए एडमिट कार्ड निकाला जाता है, उसी प्रकार से काउंसलिंग में एक काउंसलिंग कॉल लेटर लिया जाता है। अगर आपके पास काउंसलिंग कॉल लेटर लेकर नहीं जाते हो आप लोग वहां पर, तो आपको हिलने नहीं दिया जाएगा या फिर अनुमति नहीं दी जाएगी आप लोग के काउंसलिंग को लेकर के। तो ये एक महत्वपूर्ण जो कि अपडेट है कि आप लोग का जो यहाँ पर डाउनलोड करना है काउंसलिंग कॉल लेटर, उसमें आपका एक चेकलिस्ट भी डाउनलोड होगा। आपको सभी को डाउनलोड करके काउंसलिंग कॉल लेटर खासतौर पर ले जाना है, क्योंकि वहां पर वो आपका चेक किया जाएगा शुरुआत ही में। और ये सभी कर्मचारियों के लिए लागू होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ नर्सिंग के लिए और जो कि एएनएम जीएनएम के लिए, सॉरी एएनएम के लिए, और ये सभी ओटी, ईसीजी, एक्सरे सभी के लिए लागू होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से जो कि मुख्य बातें हैं जो कि आप लोग के लिए है, कुछ यहाँ पर पॉइंट्स जारी किए गए जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो यहाँ पर पॉइंट चर्चाएं करेंगे। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर के एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आप लोग को बताने वाला हूं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप लोग को बताया गया है दोस्तों, जब आपने आवेदन किया था जिस भर्ती में, तो उस समय आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा। जी हाँ साथियों, जब आपने आवेदन किया होगा तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ होगा, जिसमें कि आपका रजिस्टर नंबर, आपका फोटो वोटो सभी, मतलब जो भी आपके पर्सनल डिटेल्स थे वो सभी चीज होंगे। उसे आप कर सकते हो कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो एक आपने डाउनलोड करना है, जैसे कि मैंने बताया था, वो अगर आपने डाउनलोड किया तो वो आपको ले जाना है। साथ में आपका चेकलिस्ट दोनों को यहाँ पर ले जाना है, और दोनों का आप कम से कम 2 फोटोकॉपी यानी कि छात्र प्रति काउंसलिंग में प्रस्तुत कराना अनिवार्य है।
ये 2 कराना अनिवार्य है। तो कम से कम दोस्तों, कम से कम आप लोग को 4 यहाँ पर जरूरी नेसेसरी रखना ही रखना है। कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसका 4 फोटोकॉपी आप करा लीजिएगा, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स में ये खोजे जाते हैं। तो आप लोग को मैं पहले ही निर्देश दे देता हूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले जाइएगा, क्योंकि मैंने एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाइएगा उसे 2 से ज्यादा ले जाइएगा, क्योंकि 2 तो चेक होगा और हो सकता है कुछ 1-2 कागज में अच्छा से नहीं आएगा, तो यहाँ पर फिर आपका काउंसलिंग में दिक्कत हो सकता है। और फोटोकॉपी नहीं ले जाओगे तो आपको अभी अंदर नहीं ले जाएगा या फिर प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा पाएगा आपका। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और आरक्षण के प्रमाण पत्रों को लेकर के एक अपडेट दिया गया है। देखिए, सभी लोग के लिए अलग अलग डेट होता है। आप लोग का जो आवेदन करते समय का एक विज्ञापन डाउनलोड हुआ होगा, डिटेल्स वाला विज्ञापन, उसमें सभी लोगों के डेट के बारे में बताया जाता है। ये तो नर्सिंग के लिए जारी किया गया, नर्सिंग प्रिंसिपल के लिए, तो इनका डेट अलग है, इस पर गौर मत कीजिएगा। लेकिन आपका एक डेट फिक्स होता है, जो कि आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आपके कार्य अनुभव के प्रमाण पत्र और जो कि आपके प्रमाण पत्र होते हैं, उसका एक जो कि डेट फिक्स किया जाता है और उसी के निर्गत में बनना होता है। यहाँ पर मैं एएनएम के लिए अपडेट दे देना चाहता हूँ। एएनएम के लिए यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कि विज्ञापन के अनुसार ये जो कि जानकारी दिया गया है, एएनएम के जो कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो 1/9/2022 का होना चाहिए और उससे पहले का ही निर्गत होना चाहिए। ये बात ध्यान दीजिएगा। साथ में जो आपका बीएनआरसी का कागजात है, यानी कि रजिस्ट्रेशन कागज, जो कि आपका निबंधन प्रमाण पत्र है, आपका आरक्षण प्रमाण पत्र है, आपका कार्य अनुभव प्रमाण पत्र है, वो सभी 15/9/2022 के यहाँ पर पहले का ही निर्गत मान्य किया जाएगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा। साथ में कार्य अनुभव की गणना है, जो कि 2/8/2023 तक ही की जाएगी। ये सभी मैं एएनएम के लिए बता रहा हूँ। जी साथियों, अगर आप ओटी और ईसीजी वाले हो, तो अगर आप अपना देखना चाहते हो तो एक बार अपना डिटेल्स वाला विज्ञापन पेज खोल लीजिएगा। वहां पर आप लोग का सेपरेटली जानकारी दिया गया है और वहां से आप लोग एक बार देख लीजिएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को मिला लीजिएगा, क्योंकि ये डेट बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। अगर डेट मतलब मान के चलिए कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो कि आरक्षण के प्रमाण पत्र यानी कि एनसीएल जो कि लगने वाला है ईबीसी और बीसी के लिए, तो एनसीएल बनवाए हैं और वो बनवाए हैं 15/9/2023 जो कि 22 के बाद बनवाए, यानी कि आप कह सकते हो कि करीबन नवंबर में बनवाए होंगे या फिर 15 से बाद के बनवाए होंगे, 20 के बनवाए होंगे, तो उन सभी को कोई भी मान्य नहीं दिया जाएगा। इससे पहले का बनवाना है। अब इससे पहले का ये नहीं कि 1 साल पहले का, क्योंकि एक सभी डॉक्यूमेंट्स 1 साल के ही अंतर्गत में बने होने चाहिए थे। तो ये जानकारी आप लोग समझ लीजिए। अब जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ। ये बात ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर पॉइंट पर जो एक बात किया गया है आप लोग समझिएगा। जब आपने आवेदन करते समय ऑनलाइन जब आपने आवेदन किया था, उस समय जो आपने तस्वीर दिया था, वही तस्वीर ज्यादातर कोशिश कीजिए कि आप लोग काउंसलिंग में भी दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में भी करीबन आपके लिए 5 तस्वीर मांगे जा रहे हैं। तो कम से कम तो यहाँ पर भी आपको 6 से 7 तस्वीर जो कि ले ही जाना है, क्योंकि 5 मांगे ही जा रहे हैं। हो सकता है कि और भी कुछ यहाँ पर काम आ जाए, तो वहां पर आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जो फोटो, अगर आपके पास वो फोटो है जब आपने आवेदन करते समय जो फोटो दिया था, तो वही फोटो जरूर डालिएगा। अगर नहीं है तो आप कह सकते हो कि दूसरा डाल सकते हो, लेकिन आपके लिए बेहतर यही होता है कि अगर आपके पास वही तस्वीर मिल जाता है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। फिर आपके जो कि आप कह सकते हो क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास मतलब कि हायर क्वालिफिकेशन है, मान के चलिए एएनएम के लिए, तो अगर आपके पास एएनएम के साथ जीएनएम है, तो वो आप लोग डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा और काउंसलिंग में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ये बात ध्यान दीजिएगा। 8वें पॉइंट पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को बताया गया है। देखिए दोस्तों, बीटीएससी स्वतंत्र है कि आप लोग का फॉर्म को रद्द भी किया जा सकता है। अगर आप उनके निर्देश को पालन नहीं करते हो, देखिए क्या बात किया गया है यहाँ पर समझिएगा। निर्देश के अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अहिता में जो कि यहाँ पर संबंध में निर्णय लिया जा सकता है और आयोग स्वतंत्र होगा। मतलब कि यहाँ पर बीटीएससी जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जो कि एक आप कह सकते हो एक जो कि डिपार्टमेंट है, वो स्वतंत्र है कि किसी भी अभ्यर्थियों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उन पर कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है। हो सकता है कि आपके फॉर्म को भी रद्द किया जा सकता है। फिर 9वें पॉइंट पर लिखिए, किसी भी यहाँ पर प्रकार के त्रुटि पाने जाने से, मतलब प्रॉब्लम होने से या फिर कुछ गलतियां होने से अभ्यर्थियों को रद्द किया जा सकता है। मतलब कि आप लोग का अभ्यर्थियां रद्द हो जाएगा, यानी कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको बाद इसके बाद काउंसलिंग के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने का गुंजाइश और ज्यादा कम जाएगा। फिर यहाँ पर 10वें नंबर पॉइंट पे बताया गया दोस्तों, आपके काउंसलिंग डेट को लेकर के, मतलब कि आपको काउंसलिंग जिस दिन निर्धारित किया जाएगा उसी दिन काउंसलिंग में आपको उपस्थित होना होगा। अगर आप सोचते हो अच्छा आज मेरा डेट था, अगर किसी कारणवश से भी अगर आपने वो डेट को छोड़ दिया या फिर नहीं गए, तो ये मत सोचिए कि अगले दिन जाकर के हम लोग काउंसलिंग दे देंगे और हमारा हो जाएगा। जिस दिन में जिसका होने वाला है वही दिन यहाँ पर लागू होगा। अगर आप कोई और अतिरिक्त दिन जाते हो तो आप पर वो
काम नहीं करेगा। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि आपका अगर आप नहीं जाते हो तो आपको डायरेक्टली वहां पर फॉर्म रद्द हो जाएगा। बस ये आप समझ लीजिए, मतलब जो समय और जो दिन आपको दिया जाता है वही शिफ्ट में आपको जाना है और वही दिन में भी जाना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। समय से आप लोग पहले ही कह रहा हूं चले जाइएगा, जो बेहतर होगा आप सभी के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 11वें पॉइंट पे बताया गया है, जो भी आपका प्रमाण पत्र है उसमें जो कि कोई भी त्रुटियां पाई जाता है तो आपको रद्द किया जा सकता है। वो तो है ही, आपको पता है आयोग स्वीकार नहीं करेंगी। खासतौर पर जो फर्जी डिग्री लिए हुए हैं स्टूडेंट्स से वो लोग सचेत हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर बीटीएससी लगातार अपडेट दे रहा है कि जो भी फर्जी डिप्लोमा वाले हैं या फिर फर्जी कागजात बनाए हुए हैं उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा यहाँ पर आपके जाति प्रमाण पत्र, आपके स्थायी निवास प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ों को भी जमा किया जाएगा और उसमें जो लाभ दिए जाएंगे वो लाभ दिए जाएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर इसमें निवास प्रमाण पत्र पर क्या लाभ मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप बिहार के मूल निवासी होगे तो अब आपको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप बिहार के मूल निवासी नहीं होगे तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यानी कि सभी कुछ चेक किया जाएगा, आपकी जाति को चेक किया जाएगा, आपके निवास को चेक किया जाएगा। उसके बाद ही आपको जो पॉइंट्स है, जो आरक्षण का नंबर है या फिर आप बोलिए आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी बरकरार रहेगा। ऐसे अगर आप काउंसलिंग में कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिखाते हो, आवेदन करते समय कुछ और दिया था, तो फिर आपका जो काउंसलिंग में रहेगा वही डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाएगा। ये बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर अगर आप वही आगे पीछे करते हो तो दिक्कत हो जाता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपने आवेदन करते समय दिया है वही डॉक्यूमेंट्स आपको देना है। अगर आपने एनसीएल उस समय आवेदन करते समय नहीं दिया तो इसमें भी आपको नहीं दे पाओगे। ये बात को ध्यान दीजिएगा। साथ में और भी जो कि यहाँ पर जानकारी दिए गए हैं, जैसे कि नॉन क्रीमी लेयर और ये सभी चीज़ों पर यहाँ पर आपको जो कि आप कह सकते हो आरक्षण मिलेगा। और काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है और जिस समय बुलाया जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार से उसी समय पर आना होगा। और वही कुछ सलाह यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी पढ़ सकते हो। और लास्ट में एक बात किया गया है कि बीटीएससी स्वतंत्र है किसी भी नियम को लेने को लेकर के। तो एक बात यहाँ पर आप समझिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जितने बड़े अधिकारी होते हैं उनसे अच्छे से पेश में आइएगा। जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे कीजिएगा, तभी आपके लिए हित के लिए बढ़िया रहेगा। क्योंकि बीटीएससी अभी के समय में एक तरीके से कह सकते हो कि आपकी नौकरी है वो बीटीएससी ही देने वाला है। अगर आप टेक्निकली सोचिए तो ये स्वास्थ्य विभाग की नौकरी है, पर ये बीटीएससी के अधीन में किया जा रहा है। तो जो भी निर्णय लेना है वो बीटीएससी ही करेगा। तो आप लोग को एकदम आप कह सकते हो मन को शांत करके काउंसलिंग में जाना है और पॉजिटिव माइंड के साथ जाना है काउंसलिंग में। तो यही जानकारी आप लोग को बताना था। काउंसलिंग जल्द होने वाला है, एनएम के लिए भी सबसे पहले स्टार्ट होने वाले हैं जल्द ही। आप लोग को हो सकता है इसी महीने के जो कि इसी महीने में आप लोग का शुरुआत हो जाए। उसके बाद ओटी और ईसीजी और इन सभी के एक साथ किया जाएगा काउंसलिंग। तो यही जानकारी मिलते हैं दोस्तों कोई इंटरव्यू में, तब तक के लिए